हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से एमपी टेट, यूपी टेट, रीट यू जैसे बड़े एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका एक क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं लोगों की, बच्चों की, परिवारों की, मकानों की। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों की। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व मापने के लिए लोगों की जनसंख्या का मापन जरूरी होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोगों की हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रथम साहित्यिक स्रोत है, वहीं इसे वेदों का वेद भी कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है। वहीं सामवेद के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। वहीं यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, मतलब सबसे बाद में जो वेद खोजा गया था वो कौन सा है, तो दोस्तों अथर्ववेद है। इसी में टोना टोटका, जादू आदि वशीकरण जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं आपसे पूछा गया था कि प्रथम साहित्यिक स्रोत कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऋग्वेद है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। और ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे क्वेश्चंस में कि ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऋग्वेद को पढ़ने वालों को भी बहुत बार पूछ लिया गया है, तो होर्ता कहा जाता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को। वहीं आपसे पूछ लिया गया था कि प्रथम साहित्य, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। किसी प्राकृतिक प्रदेश में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और लगातार कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वहीं शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पूछ लिया जा सकता है कि सिस्मोग्राफ का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों वायुदाब मापने के लिए प्रयोग किया गया था, तो वायुदाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार के उपकरणों के बारे में भी याद रखना है कि थर्मामीटर का प्रयोग टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, वहीं सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, और हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। दोस्तों इंग्लिश नेम दिए गए हैं, तो बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी के वातावरण की स्ट्रेटोस्फीयर, इसे ही दोस्तों आपको याद रखना है कि हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है, और इसी में ओजोन परत पाई जाती है। और यहीं पर यही पूछा गया था कि पृथ्वी के वातावरण की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपसे एक यह भी क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, अर्थात ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है, जिसका प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, और यह स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल वाली परत में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। ऑप्शन दिए गए हैं समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है, जो कि 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं इसके ऊपर समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल और फिर आयन मंडल वाली परत पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जा से जाइलम, जा से जल, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। वहीं आपसे पूछा जाता है कि पौधों में जड़ से पत्तियों तक पानी किसके माध्यम से आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जाइलम के माध्यम से ही पौधों में जड़ से पानी पत्तियों के तक आता है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि पत्तियां जो भोजन का निर्माण करती हैं वो जड़ तक किसके माध्यम से पहुंचता है। तो आपको याद रखना है कि पत्तियां के द्वारा जिस भोजन का निर्माण किया जाता है वो जड़ों तक अर्थात पौधे के विभिन्न भागों तक फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर आपसे जल का अधिग्रहण पूछा गया था, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जाइलम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। ऑप्शन दिए गए हैं SO2, H2S, HCl, N2। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 SO2। SO2 वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। और दोस्तों इसके साथ NO2 भी ऑप्शन में जाता है। तो आपको याद रखना है कि NO2 और SO2 दोनों ही नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही अम्लीय वर्षा में महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रदूषक की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अर्थात SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी ही स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी को कारण कौन सी रोग हो जाता है। तो दोस्तों अस्थियों में कमजोरी अर्थात हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का प्रचुर अवशोषक तत्व कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि यह सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। वहीं इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और यहाँ पर जिस भी विटामिन में पूछा जाए कि अस्थियों की बात हो तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वह विटामिन डी ही होगा। विटामिन डी के कारण ही हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम एवं विटामिन डी हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपसे हड्डियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम और फास्फोरस दो ऐसे तत्व हैं जो हड्डियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं आपसे इसकी मात्रा भी पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस तो पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम 92% पाया जाता है, वहीं फास्फोरस 8% पाया जाता है। तो इस प्रकार कैल्शियम एवं विटामिन डी इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर का होता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में यही सबसे छोटा दिन होगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि 21 जून का दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर का होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 22 दिसंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय अध्ययन में
शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टीम भावना को बढ़ाना। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य टीम भावना को बढ़ाना होता है, अर्थात बच्चों में एकता की भावना को जागृत करना होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं। लैटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ही धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जलोढ़ मृदा धान की खेती के लिए सबसे प्रचुर तत्व है, जिसके कारण धान की खेती अच्छी तरीके से विकसित होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। गेहूँ की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान की। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं जो कि धान की किस्में हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धान की हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको आप कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन दिया गया है। उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और मिट्टी कठोर होगी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रोटीन, खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा तत्व होता है जिसके माध्यम से मानव शरीर को तात्कालिक ऊर्जा प्रदान होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछा जाता है, सीटेट एमपीटेट में लगातार 2-4 बार पूछ लिया गया है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि झूम कृषि किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, स्थानांतरण कृषि, जामुन की खेती। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण कृषि। झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण कृषि हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के प्रसिद्ध एक सींग वाली गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। मानस, काजीरंगा, गिर, कान्हा किसली। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ के एक सींग वाला गैंडा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि टेट के एग्जाम्स में ही पूछे जाए, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको याद रखना है कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्य जीव अभयारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि ये असम राज्य में स्थित है। वहीं आपसे पूछा जाता है कि बब्बर शेर होते हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गिर के जो जंगल हैं गुजरात में, वहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है, इसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। तो आपको इसके विभिन्न नाम भी याद रखना है। और पूछा गया है कि क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। फेफड़े, आमाशय, वृक्क, यकृत। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े। क्षय रोग इसे ही टीबी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रत्येक 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन टीबी के टीके की खोज की गई थी। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि टीबी किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण टीबी नामक अर्थात क्षय रोग नामक रोग हो जाता है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है कि फेफड़ा इसमें प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शंस दिए गए हैं विकास के मनोविज्ञान सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण विधि के सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं जीव भार, जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीव मंडल। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल जीव मंडल स्थल कहलाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जीव मंडल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार पीएससी जैसे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। इसकी प्रचुर तत्वता के कारण ही इसे भविष्य के ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि भविष्य का ईंधन कौन से तत्व को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है और सबसे अधिक मात्रा में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में शामिल हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं जीवेतर अजैव कारक, जैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अजैव और जैव कारक। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैव एवं अजैव कारक। पर्यावरण में जैव एवं अजैव दोनों प्रकार के कारक सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है। ऑप्शंस दिए गए हैं एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टेटेनस। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि दूषित जल से फैलती है और ये भी पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड किसके कारण होती है। जीवाणु, विषाणु, कवक आदि। तो इसमें से आपको याद रखना है कि जीवाणु के कारण ही टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पर्यावरण अध्ययन की ऐसी यूजफुल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।